हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी लवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पटवारी का जो एग्जामिनेशन निकला है उसकी ज्योग्राफी सीरीज में एटमॉस्फेयर टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले मैं इस ज्योग्राफी की सीरीज में आपको 4 टॉपिक करवा चुका हूं, जिसमें सबसे पहले हमने सौर मंडल सोलर सिस्टम के बारे में जाना था और उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में जाना था, जिसमें हमने अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में जाना था। फिर हमने जो था वो थर्ड लेक्चर में मोशन ऑफ अर्थ और कैसे सीजन में आपके चेंजेस होते हैं उसके बारे में जाना था। एंड लास्ट लेक्चर में हमने जो था वो डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। जो पृथ्वी के हमारे परिमंडल होते हैं, 4 परिमंडल मैंने आपको बताए थे, उसमें से हमने 2 को कवर किया था, जिसमें हमने लिथोस्फेयर स्थल मंडल और हाइड्रोस्फेयर जल मंडल के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डोमेन्स ऑफ द अर्थ में वायुमंडल, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर टॉपिक है, उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम बायोस्फेयर, जो कि हमारा जैव मंडल है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल की कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे अपने एटमॉस्फेयर की, तो देखिए हमारे सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर आपकी लाइफ क्या है, पॉसिबल है। और ये जो लाइफ पॉसिबल है ये किसके कारण है? हमारे एटमॉस्फेयर के कारण। देखिए हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है इसी के कारण जो है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है वो लाइफ अब तक पॉसिबल हो पाई है। और ये जो हमारा वायुमंडल है ये हमारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। तो आपको सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, एक तरह से क्या है, कंपोजिशन है किसकी, गैसेस की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कंपोजिशन है गैसेस की। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें विभिन्न विभिन्न तरह की जो हैं वो गैसेस पाई जाती हैं और इन गैसों का ये सारा क्या है, ये आपका एक मिश्रण है, ठीक है। और ये जो मिश्रण है गैसों का, ये हमारी क्या करता है, रक्षा करता है और ये एक प्रोटेक्शन कवर का काम भी हमें करता है। तो इस चैप्टर में हम जो है वो इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा तो रहेगा कि हमारी कंपोजिशन ऑफ गैसेस की कौन कौन सी गैसेस हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। सेकंड, उन गैसेस के बारे में जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो उन गैसेस से पूछे जाते हैं। और थर्ड, जो हमारे जो एटमॉस्फेयर को हमने जो 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी लेयर हैं जो हमारे वायुमंडल में जो हैं वो पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ गैसेस से। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा एटमॉस्फेयर किससे बना है, आपका गैसेस से बना है। साथ ही में हमारे एटमॉस्फेयर में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वाटर वेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे, डस्ट भी देखने को मिल जाएगी, स्मोक भी देखने को मिल जाएगी, इम्प्योरिटीज भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको हमारे वायुमंडल में देखने को मिलती हैं। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमारा जो है ये वायुमंडल जो है वो अस्तित्व में आया, किस तरह से हमारा वायुमंडल जो था वो बना था। तो ऐसा माना जाता है कि कई वर्षों पहले जो था वो पृथ्वी एक कैसा गोला हुआ करती थी, गैसों का एक गोला हुआ करती थी। इस तरह से इसमें डस्ट पार्टिकल भी देखने को आपको मिलते थे, इम्प्योरिटीज भी आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर क्या करती थी, काफ़ी फास्ट जो थी वो घुमा करती थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गया, ये जो आपकी पृथ्वी है इसकी स्पीड क्या हो गई, धीरे हो गई। और इसमें से आपकी जो गैसेस हैं वो बाहर निकलना क्या हो गई, चालू हो गई। जो सबसे हल्की गैसें थी वो सबसे ऊपर उठ गई, जो सबसे भारी गैसेस थी वो आपकी नीचे ही जो थी वो अर्थ की लेयर के ऊपर जो थी वो रह गई। इस तरह से आपकी जो पृथ्वी थी वो स्लो हो गई और आपकी गैसेस जो हैं उनकी क्या बन गई, अलग अलग लेयर्स बन गई। जैसे आपको देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरह की जो लेयर्स है आपकी बाद में बनती गई। और ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी, ठीक है, किसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। चलिए आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट गैसेस की कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी कंपोजिशंस याद रखना है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चार्ट याद कर लेना है इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमारे पृथ्वी पे जो गैस पाई जाती है वो आपकी पाई जाती है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन को N2 से डिनोट करते हैं और ये अप्रोक्सीमेटली आपको 78.08 देखने को मिलेगी। इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है आपका वो 78% जो है लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको जो देखने को मिलेगी वो ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। O2 से डिनोट करते हैं इसको हम। 20.95 जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है
वो आपको देखने को मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम 21% लेके चलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी आती है आर्गन गैस। आर्गन गैस जो है उसको आप 0.93 अप्रोक्सीमेटली 1% जो है ये आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपकी नियॉन गैस, नियॉन गैस अप्रोक्सीमेटली 0.0018 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आती है हमारी हीलियम। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम ये सबसे हल्की गैसेस होती हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी। हीलियम आपकी 0.005% आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 0.006% जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ज़ीनॉन गैस की बात करते हैं तो 0.0009 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आपको इस चार्ट को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आप देखोगे वाटर वेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए CO2 भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट गैस है, तो आपको CO2 के बारे में भी याद रखना है कि CO2 की कितनी मात्रा है। देखिए ये तो समय के साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 0.03% जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। इसी तरह से ये मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि ये इनकी जो मात्रा है वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये सब जो है हमारी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब हमारी कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन कौन सी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। हिंदी में जो है इसे आपका कहा जाता है हरित गृह प्रभाव कहा जाता है, आपको याद रखना है। हिंदी में ग्रीन हाउस गैसेस को कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। चलिए थोड़ा सा बात करता हूं मैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, देखिए जो आपकी गैसेस होती हैं जो सनलाइट को क्या करती हैं, आपकी एब्जॉर्ब करती हैं। जो भी गैसेस आपकी सनलाइट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उन गैसेस को क्या कहते हैं, आपका ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी क्या करती हैं, आपकी जो भी सनलाइट से रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है। तो इन्हीं गैसेस को क्या कहा जाता है, आपका ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, या हरित गृह प्रभाव भी कहा जाता है। चलिए आगे जो है वो डिटेल में डिस्कशन करते हैं हर एक गैस के बारे में, जहां से आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट गैस है और इसे एक ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती है जो आपकी क्या करती है, सनलाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करती है, आपकी एब्जॉर्ब करती है किसको, सनलाइट को। देखिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, मेंटेन रहता है। तो मेंटेन करती है ये अर्थ के टेम्परेचर को। देखिए अगर हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो आपकी पृथ्वी क्या होगी, बिल्कुल ठंडी होगी, ठीक है। अगर पृथ्वी ज़्यादा ठंडी होगी तो यहाँ पे सर्वाइव कर पाना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी अर्थ को वार्म रखती है, गर्म रखती है, जिस वजह से हम जो है अर्थ के ऊपर इजिली जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना देखिए क्या होता है जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक भी है। तो कैसे आप देख सकते हो क्या होगा अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया तो ये कैसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जा रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा जंगलों को काटा जा रहा है, डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, तो इन वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा मतलब हमारा टेम्परेचर अर्थ का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लोबल वार्मिंग। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या है। तो आपको याद रखना है क्या होगा, जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और अगर पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे जो ग्लेशियर्स है वो जल्दी पिघलना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, आपको याद रखना है कि अगर क्या होगा, देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हमारे ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, पिघलना चालू हो जाएंगे। और जब हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे ना,
तो क्या होगा, हमारे सी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब हमारा सी लेवल राइज हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा जो भी हमारे कोस्टल एरियाज है ना वो क्या हो जाएंगे, पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। सबमर्जेंस ऑफ कोस्टल रीजन, सबमर्ज हो जाएंगे हमारे कोस्टल रीजन। तो साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारे जो है सीजन्स में भी, क्लाइमेट में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। बरसात जल्दी आ जाएगी या बरसात होगी ही नहीं, इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉप पैटर्न भी देखिए, सीजन के ऊपर ही हमारे क्या है, जितनी भी फसलें हैं वो सारी हमारी मौसमी होती हैं। हमारी क्रॉप्स जो हैं वो सारी कैसी होती हैं, सीजनल होती हैं, ठीक है। तो अगर सीजन के चेंजेस ही अलग हो जाएंगे तो हमारी क्रॉप पैटर्न भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए कहीं पे बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लड्स आ जाएंगे, कहीं पे बारिश कम होगी तो ड्राउट, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कोरल ब्लीचिंग भी देखने को मिलेगी और हमारी जो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है वो आपको डिस्ट्रॉय देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं किसके, आपके ग्लोबल वार्मिंग से। थिंक आपको कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस और इसके प्रोज एंड कॉन्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए किस तरह से लाभदायक भी है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक भी है। चलिए आगे नेक्स्ट गैस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की आपको देखने को मिलेगा 21% जो है वो आपको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलती है। तो देखिए क्या होता है, हमारे जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। जितने भी हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं वो किसका प्रोसेस करते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। इसमें आपका क्या होता है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है ये हमारा जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, तो ये पेड़ क्या करेगा आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। साथ ही में इसमें क्या होता है, वाटर होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, किसमें, किसके साथ लेगा, वाटर के साथ लेगा, और क्या फॉर्म करेगा, ये बनाएगा आपका ग्लूकोज और ये बनाएगा आपका ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को ये क्या कर देगा, आपका रिलीज कर देगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसमें आपका क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के द्वारा रिलीज की जाती है, और हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इसी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आपका ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से हमारी लाइफ क्या है यहाँ पे पॉसिबल है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज किस लिए किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है ब्रीदिंग के लिए, और प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो है, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट यूज क्या है, देखिए किसी भी वस्तु को, किसी भी फ्यूल को हमें जलाना है ना, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो याद रखना है, किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं आपके किसके, ऑक्सीजन के। ह्यूमन की ब्रीदिंग के लिए इसका यूज होता है, और सेकंड आपका क्या है, किसी भी फ्यूल को कंबस्शन करने के लिए आपका जो है वो आपका ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में, कि नाइट्रोजन गैस से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये एक कैसी गैस है, ये एक भारी गैस है, हैवी गैस है ये, ठीक है। अगर भारी है तो कहाँ पर पाई जाएगी, वायुमंडल की निचली सतह पर जो है वो पाई जाती है, वायुमंडल की निचली सतह पर आपको जो है ये देखने को मिलेगी। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछता है कि ये क्या करती है, ये लिख सकते हो आप इसमें, वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है, तेजी से जलने से बचाती है, ठीक है। तो देखिए अगर जहां पर नाइट्रोजन की प्रेजेंस ज़्यादा होगी वहां पर जो है आपकी वस्तुएं जो हैं वो क्या करेंगी, देरी से जलेंगी, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आग बुझाने के काम आती है, आग बुझाने के काम आती है। जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो ना, तो उसमें ज़्यादातर आपकी नाइट्रोजन गैस ही क्या की जाती है, भरी जाती है, जो कि आपके आग बुझाने के काम आती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखना है कि ये पेड़ों में क्या करते हैं, पेड़ पौधों में प्लांट्स में ये क्या करती है, प्रोटीन का काम करती है, ठीक है। सोइल में आपको जो है वो एक राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलता है जो नाइट्रोजन
फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके नाइट्रोजन के यूजेस जो आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, भारी गैस है, वायुमंडल की निचली सतह में पाई जाती है, वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है, मतलब आग बुझाने के काम भी आती है। फायर एक्सटिंग्विशर में जो आप देखते हो वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। पेड़ पौधों को प्रोटीन के काम आती है ये। तो जैसा कि हमने नाइट्रोजन के बारे में जान लिया, ऑक्सीजन के बारे में जान लिया, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्गन के बारे में। आर्गन में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, आर्गन से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, तो मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ आपको कि आर्गन किस लिए यूज होती है। पहली तो वेल्डिंग के लिए यूज होती है, याद रखना आर्गन जो गैस है वो किस लिए यूज होती है, आपकी वेल्डिंग के लिए यूज होती है। बल्ब में जो लाइट होती है आपकी, ठीक है, उसमें भी आर्गन यूज की जाती है। और मेडिकल पर्पसेस के लिए भी आपका क्या होता है, आर्गन गैस का यूज किया जाता है। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं आपको, वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है, बल्ब्स में इसका इस्तेमाल होता है, मेडिकल में जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सारी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियॉन। इसी तरह से आपको नियॉन के भी तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नियॉन गैस का आपने यूज देखा होगा, जो एडवर्टाइजिंग साइन होते हैं, देखा होगा दुकान के बाहर जो बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग साइन लगे होते हैं, ठीक है, उनमें किसका गैस, नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड आपको याद रखना है, टीवी की जो ट्यूब्स होती हैं, टीवी की जो ट्यूब्स होती हैं उनमें भी नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आपके फ्रिजेस जो होते हैं, ठीक है, फ्रिज में भी आपका किसका यूज होता है, आपका नियॉन गैस का। तो तीन इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपके। ठीक है, एडवर्टाइजिंग साइन जो होते हैं दुकानों के बाहर जो लगे होते हैं, साइनिंग बोर्ड दुकानों के बाहर जो लगे होते हैं एडवर्टाइजिंग बोर्ड, उनमें, ठीक है, टीवी ट्यूब्स में आपको देखने को मिलेगा, फ्रिजेस में आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है आपको, सबसे पहले तो ये हीलियम गैस जो साइंटिफिक बैलून्स होते हैं, देखिए जो हम क्या करते हैं, कुछ साइंटिफिक बैलून्स होते हैं जिनको हम अपना क्लाइमेट स्टडी करने के लिए जो है ऊपर भेजते हैं, तो उनमें हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको याद रखना है, मेडिकल में आपके जो अस्थमा के लिए भी जो है हीलियम गैस का यूज़ होता है। ठीक है, और आपके जो गाड़ी के एयर बैग्स होते हैं उनमें भी आपका किसका यूज़ होता है, आपका हीलियम गैस का ही जो है वो यूज़ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है जिसका आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन में आपके क्या क्या यूजेस आते हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहले ये भी हाइड्रोजन बैलून के लिए यूज़ की जाती है। हल्की गैसें होती है ना, तो बैलून में भरी जाती है, तो बैलून क्या करता है, आपका ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड आपको याद रखना है, ये रॉकेट फ्यूल में भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। रॉकेट के फ्यूल के लिए भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और आपका पावर प्लांट में भी जो है, ठीक है, जितने भी आपके पावर प्लांट्स होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन का जो है वो इंपॉर्टेंट आपको यूज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, जैसे हमने नाइट्रोजन में लिखा था। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है किसके बारे में, आपका, ठीक है, आर्गन गैस के बारे में। इस तरह से आप लिख सकते हो 3 पॉइंट्स बना के आर्गन गैस के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया किसके लिए ऑर्गन का यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग लिख सकते हो, वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल होता है। सेकंड इसमें लिख सकते हो बल्ब की लाइटनिंग में, बल्ब की लाइटनिंग में आर्गन गैस का यूज़ होता है। और मेडिकल पर्पसेस के लिए भी आर्गन गैस का यूज़ होता है। इसी तरह से आप लिख सकते हो किसके बारे में, नियॉन गैस के बारे में 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग साइन, जो दुकानों के बाहर एडवर्टाइजिंग साइन लगे होते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। टीवी की ट्यूब्स, टीवी की ट्यूब्स में आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका फ्रिजेस में इसका इस्तेमाल होता है, फ्रिजेस में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हीलियम की बात करते हैं, हीलियम और आपका जो है, ठीक है, हाइड्रोजन। हीलियम के बारे में भी 3 पॉइंट लिख लीजिए, कौन कौन से, साइंटिफिक बैलून्स जो आपके स्टडी करने के लिए भेजे जाते हैं, तो साइंटिफिक बैलून्स में इसका यूज़ होता है। मेडिकल पर्पसेस के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। गाड़ी के जो एयर बैग्स होते हैं उनमें भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। ठीक है, और मोबाइल्स वगैरह में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन याद रखना है, रॉकेट फ्यूल है हाइड्रोजन आपका, रॉकेट के फ्यूल में भी यूज़ किया जाता है, बैलून में भी यूज़ किया जाता है, हल्की गैस है। ठीक है, और पावर प्लांट में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट आपकी रहती है ओजोन, याद रखना, ओजोन O3 से डिनोट करते हैं। क्या होता है ना, जब ऑक्सीजन के आपके 3 एटम क्या करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, O2 प्लस O इज इक्वल टू O3 बन जाते हैं। ठीक है, तो वो किसका निर्माण करते हैं, आपका ओजोन गैस का निर्माण करते हैं। इस तरह की हमारी जो है वो एक ओजोन गैस की क्या है, पूरी एक लेयर है। ठीक है, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की ओजोन गैस की क्या है, आपकी एक
पूरी तरह से लेयर है जो क्या करती है, सनलाइट जो आती है हमारी, ठीक है, उसमें जो यूवी रेज होती हैं, ठीक है, उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और एक रिफाइन करके जो है हमारी सनलाइट हमें भेजती है। देखिए अगर ये नहीं होगी ना, ठीक है, और आपकी डायरेक्ट आपकी सनलाइट यहाँ पर हमारे तक पहुँचेगी, ठीक है, अगर डायरेक्ट हमारे तक पहुँचेगी तो हमें क्या है, कैंसर होने का खतरा रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है आपकी ओजोन गैस, जो क्या करती है, रिफाइन करके सनलाइट को हमारे पास भेजती है और इसमें जो भी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सारी इसमें क्या हो जाती है, कैप्चर हो जाती है, यहाँ पे फंस जाती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी ओजोन गैस है ना, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, डिप्लीट होती जा रही है यहाँ पर। तो जब हमारी ओजोन गैस में क्या हो जाएगा, आपके छेद हो जाएंगे, तो हमारी जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हम तक पहुंचेंगी और जिससे हमें कैंसर होने का क्या रहेगा, खतरा रहेगा। तो ये ओजोन गैस क्या हो रही है, आपकी डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, ये जो ओजोन लेयर है ये आपकी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। और इसके इंपॉर्टेंट कारण पूछे जाते हैं कि बताइए किस वजह से आपकी जो ओजोन गैस है वो डिप्लीट हो रही है। तो आपको याद रखना है, ओजोन गैस का डिप्लीट होने का कारण सबसे बड़ा है क्लोरोफ्लोरो गैस का बढ़ जाना, ठीक है। ये क्लोरोफ्लोरो गैस कहाँ से निकलती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो आपकी कहाँ से देखने को मिलती है, ये आपके रेफ्रिजरेटर्स, जो भी आपके फ्रिज वगैरह होते हैं ना, रेफ्रिजरेटर्स, उनसे निकलती है, आपके जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से निकलती है, जो फर्नीचर का हम पॉलिश करते हैं वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, किसके ऊपर, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर, और जिसके कारण जो है हमारी क्या हो रही है, ओजोन गैस लेयर जो है वो क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आपका किसके बारे में, कंपोजिशन ऑफ गैसेस के बारे में, और क्या क्या इन गैसेस से आपका इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछता है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में कि कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हैं हमारे द्वारा बनाई गई हैं, किसके लिए, अपने एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो जो भी फेनोमिनाज होते हैं उनके बेसिस पर हमने क्या किया है, इनमें अलग अलग लेयर्स को डिवाइड कर दिया है। तो इसमें सबसे देखिए आपको याद रखना है, ये हमारी इस तरह से हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस, ये आपका अर्थ का सरफेस है, तो इससे पहले सबसे पहली आपकी क्या आती है, ठीक है, ये एक लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। सबसे पहले आता है आपका, हिंदी में ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो सेकंड लेयर आती है वो आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, हिंदी में इसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल के नाम से जानते हैं। थर्ड, उसके बाद आपकी आती है मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर को हम जो है वो मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, मध्य मंडल के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारी आती है कौन सी, आपकी एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर को हम ब्रह्मंडल के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी हैं, 5 लेयर्स हैं जिनको हमने जो है एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने जो है वो एटमॉस्फेयर को क्या किया है, डिवाइड किया है, और इन्हीं से रिलेटेड, इसी के अंदर जो जो फेनोमिनाज होते हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस आपको पूछता है। तो चलिए आगे फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन कौन से जो हैं एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए सबसे नीचे आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है आपकी मीजोस्फेयर, उसके बाद आती है आपकी थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इसको आप एक एग्जांपल से याद रख सकते हो, ये आपको याद रखना वर्ड एटमोस्ट, ठीक है, एटमोस्ट करके आप एक वर्ड जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आएगा ट्रोपो, नीचे नीचे से चलेंगे, फिर आएगा स्ट्रेटो याद आएगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर आएगा मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो एटमोस्ट करके आप एक वर्ड याद रखिए, एटमोस्ट, ठीक है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने का, ठीक है। एटमोस्ट याद रखना है, नीचे से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं एक एक लेयर के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्षोभ मंडल वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली परत है, ठीक है। और आपको यही पूछेगा कि बताइए क्षोभ मंडल में जो है आपका, ठीक है, वो पोल्स के ऊपर जो है वो कितनी फैली हुई है, और आपकी जो है
वो आपकी इक्वेटर के ऊपर कितनी फैली हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, देखिए इक्वेटर पे गर्मी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, इक्वेटर आपके ज्यादातर क्या होती है, सूर्य की सीधी किरणें किसके ऊपर गिरती हैं, इक्वेटर के ऊपर गिरती हैं। तो इक्वेटर के ऊपर जब सूर्य की किरणें ज्यादा गिरेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ गर्मी ज्यादा होगी, और जो क्षेत्र गर्म होगा वहां पर क्या होगा, आपकी एयर ज्यादा एक्सपैंड करेगी। याद रखना, जो क्षेत्र गर्म होगा वहां पर एयर आपकी ज्यादा एक्सपैंड करेगी, ज्यादा ऊंची उठेगी। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा ना, वो आपकी क्षोभ मंडल की जो सीमा है ना इक्वेटर के ऊपर, वो 18 किलोमीटर तक फैली हुई है, जबकि पोल्स में ज्यादा ठंड रहती है ना, बर्फ पड़ी रहती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये 8 किलोमीटर तक फैली है। तो आपको याद रखना है, जो आपका क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, वो पोल्स पे आपको 8 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा अर्थ के सरफेस से। ये देखिए, ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ से आपको पोल्स पर, जब आप पोल्स पे जाओगे तो वहां पर आपको ट्रोपोस्फेयर जो है वो 8 किलोमीटर तक फैला हुआ मिलेगा, और जबकि आपकी इक्वेटर के ऊपर ये 18 किलोमीटर तक फैला होगा। और मैंने इसका रीजन बता दिया, क्योंकि इक्वेटर गर्म होते हैं और पोल्स ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ पर एयर एक्सपैंड नहीं करती है, यहाँ पर एयर आपकी क्या करती है, एक्सपैंड करती है। चलिए, ये तो था कि पोल्स के ऊपर जो है वो अर्थ सरफेस से कितनी दूरी पर क्षोभ मंडल तक पाया जाता है, और यहाँ पर इक्वेटर पर कितनी दूरी पर पाया जाता है। नेक्स्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, तो बताइए आपका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा आपको। तो याद रखना है आपको, क्षोभ मंडल में देखिए जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट, इसको हिंदी में जो है आपका सामान्य ह्रास दर भी बोलते हैं, इसको सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। क्या होता है ना, जैसे जैसे हम क्या है 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस का जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी तापमान में। जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना, तो आपको 6.5 डिग्री जो है वो सेल्सियस तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम क्षोभ मंडल में क्या करेंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाना चालू करेंगे, तो अगर हम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे तो सीधा 6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऊंचाई में देखिए, ऊंचाई के साथ साथ आपका क्या होता है, तापमान में क्या होता है, गिरावट आती है। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे ही हम क्या करेंगे, क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर का फॉल देखने को मिलता है, और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है आपको। ठीक है, तो याद रखना है, ऊंचाई के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से पहला मैंने पोल्स के बारे में बता दिया, दूसरा आपको बता दिया कि ऊंचाई के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसमें मैंने आपको नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में बता दिया। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो आपको कहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, आपकी ये आपको ट्रोपोस्फेयर में, ये आपको क्षोभ मंडल में। याद रखना, वर्षा का होना, बादल का बनना, आंधी तूफान का आना, ये सारी घटनाएं जितनी भी हैं ये कहां पर होती हैं, आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछता है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड लेयर की। तो उसके ऊपर आता है हमारा समताप मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर भी आपका बोला जाता है। तो ये आपको कितना देखने को मिलेगा, अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर तक, चाहे पोल्स पे बात करो चाहे आपका इक्वेटर पे, तो अर्थ के, ठीक है, सरफेस से 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर फैला हुआ है, आपका समताप मंडल की जो है वो परत फैली हुई है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में आपका क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या पाई जाती है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, और ये ओजोन लेयर क्या करती है, आपकी जितनी भी यूवी रेज आती है ना, उनको एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो आपको टेम्परेचर भी क्या देखने को मिलेगा, बढ़ता हुआ देखने। क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, आपका टेम्परेचर फॉल कर रहा था ना, लेकिन यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है ओजोन लेयर में, उसके कारण ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, तापमान में भी क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो याद रखना है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी क्या है, वृद्धि देखने को मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है ना, कोई भी मौसम की घटनाएं नहीं होती है। समताप मंडल में क्या होता है, मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं, जिस कारण आपके यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपके जहाज एरोप्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स होते हैं, वो क्या करते हैं,
ट्रैवल करते हैं। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि बताइए जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, जेट वगैरह हैं, वो किस में उड़ते हैं, तो वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आपको याद रखना है। और आपको पूछेगा कि ओजोन लेयर कौन से इसमें पाई जाती है, वो भी आपको स्ट्रेटोस्फेयर में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मध्य मंडल में। ठीक है, तो मध्य मंडल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आपको पूछता है। ठीक है, ये कहाँ तक फैली हुई है, ये आपकी अर्थ सरफेस से आपकी 80 किलोमीटर तक फैली हुई है, अगर हम पोल्स पे भी बात करेंगे और इक्वेटर पे भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या होगा, ऊंचाई के साथ साथ फिर से क्या हो जाएगा, तापमान में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। जैसे ही आपका हाइट बढ़ेगी तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका फॉल करता हुआ देखने को मिलेगा। और याद रखना, जितने भी आपके मेट्योर्स, जितने भी आपके क्या होते हैं, ठीक है, उल्का पिंड होते हैं जितने भी आपके, वो किस में जलना शुरू करते हैं आपके, ठीक है, मध्य मंडल में ही। ठीक है, जो आप टूटता हुआ तारा बोलते हो ना, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हो, ठीक है, शूटिंग स्टार, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो क्या होता है, आपके जो उल्का पिंड होते हैं वो किसमें, मध्य मंडल में जल रहे होते हैं। क्या होता है ना, जैसे ये क्या होते हैं, बाहर से आते हैं और ये अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा ना, ठीक है, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या करना शुरू कर देंगे, ठीक है, अर्थ के जब इनका घर्षण होगा ना, फ्रिक्शन होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है, तो ये जलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मिट्योर्स, जितने भी मिट्योर्स हैं आपके, उल्का पिंड है, वो किस में जलते हैं, आपके मध्य मंडल में। और दूसरा आपको याद रखना है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पर अर्थ के सरफेस से लेके 400 किलोमीटर तक अगली आती है आपका आयन मंडल। ठीक है, इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं या फिर इसको थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी क्या होती हैं, एक्स रेज, गामा रेज जितनी भी हैं वो एब्जॉर्ब की जाती हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपकी एक्स रेज, गामा रेज हैं, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको इस लेयर में क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होता है ना, जो अर्थ के सरफेस से आपकी क्या जाती हैं, रेडियो वेव्स जाती हैं। ठीक है, जो भी आपकी रेडियो तरंगे जाती हैं वो वापस यहाँ से हटकर क्या हो जाती हैं, आपकी दोबारा अर्थ सरफेस पे आपकी वापस आ जाती हैं। तो आपको पूछेगा कि बताइए, जो भी आपकी रेडियो वेव्स होती हैं वो कहाँ से वापस आ जाती हैं। जो रेडियो तरंगे होती हैं वो आपकी इसी लेयर से जो होती हैं, आयन मंडल से क्या हो जाती हैं, वापस अर्थ के ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं, अल्फा गामा रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो क्या होगा, ऊंचाई के साथ साथ आपको तापमान में भी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होती है ना लाइट की, तो यहाँ पर भी तापमान आपको यहाँ पर भी इंक्रीज होता हुआ देखने, जहाँ जहाँ एब्जॉर्प्शन होगी ना, वहाँ वहाँ आपका क्या होगा, टेम्परेचर आपको राइज करता हुआ दिखेगा। ये था आपका किसके बारे में, आयन मंडल के बारे में, या फिर आयनोस्फेयर, या फिर इसको थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना, 80 से ऊपर आपका यहाँ पे 100 किलोमीटर, यहाँ पर जहाँ पर आपका 100 किलोमीटर आ जाएगा, किससे, अर्थ के सरफेस से। यहाँ पर आपकी पाई जाती है क्या, कर्मन लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कर्मन लाइन क्या है। ठीक है, तो जहां पर आपका वायुमंडल क्या हो जाता है, आपका एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसके बाहर जो भी रह गया ना आपका, वो सारा किस में आता है, आपका ब्रह्मंडल में आता है, आपका एक्सोस्फेयर में आता है। 100 किलोमीटर जो आपका एटमॉस्फेयर है ना अर्थ सरफेस से, ठीक है, यहाँ पर इसके बाहर जो भी आएगा वो ब्रह्मंडल में पाया जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके सैटेलाइट्स हैं ना, वो यहीं पे छोड़े जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में फिर से क्या आपको देखने को मिलेगी, गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है, एक्सोस्फेयर में आपका क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आपके सैटेलाइट हैं, चाहे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो या आपके पोलर सैटेलाइट हो, वो सारे यहीं पे छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद 1000 किलोमीटर तक आप ऊपर चले जाओगे तो आपको मैग्नेटोस्फेयर एक और लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लगभग आपका क्या हो जाता है, अंतरिक्ष यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, ठीक है, जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आपकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी या फिर आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ना, तो वैसे वैसे आपकी गैसेस की डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। याद रखना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपकी गैसेस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सबसे हल्की गैसें आपके कहाँ पर रहेंगी, ऊपर रहेंगी, और सबसे भारी गैसें आपकी कहाँ रहेंगी, आपकी नीचे रहेंगी। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर कौन कौन सी आपकी क्या होती हैं,
घटनाएं होती हैं, ठीक है। ये इसी के बारे में सब कुछ डिटेल में दिया है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ये सारी आपको पीपीटी में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये जो पीपीटी है ये हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल पे जो है वो आपको इसकी पीपीटी जो है वो मिल जाएगी, जिसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको क्या कर सकते हो, इजीली डाउनलोड कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा इसमें भी समझ लेते हैं। देखिए ये आपकी क्या आ जाती है, इस तरह से आपकी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, फिर ये स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, उसके बाद ओजोन लेयर आ जाती है, इस तरह से आपकी ये कर्मन लाइन आ जाती है, कर्मन लाइन से बाहर आपके जितने भी आपके क्या हैं, ठीक है, एक्सोस्फेयर। तो जिस तरह से आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं, सारी आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। जो भी आपके प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं ये किस में उड़ते हैं, आपके स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। आपकी ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। जितने भी आपके मेट्योर्स, उल्का पिंड आपके जलना शुरू करते हैं, ये किस में करते हैं, आपके मेसोस्फेयर में आपके जलना शुरू करते हैं। जितने भी आपके सैटेलाइट्स है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपके एक्सोस्फेयर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कर्मन लाइन किस में पाई जाती है, आपकी कर्मन लाइन आपकी आइनोस्फेयर या फिर थर्मोस्फेयर में पाई जाती है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, आपके लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आई थिंक अब आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।